वेलकम इन दिस टाइमलाइन सीरीज। हम लोग अभी तक वर्ष 1955 तक देख चुके हैं। 1950, 51, 52, 53, 54 और फिर 55। ठीक है, इस बीच में हुई राजनीतिक घटनाक्रम को भी हमने देखा है कि वर्तमान में सरकार में कौन है। तो अब हम लोग वर्ष 1956 को पढ़ने वाले हैं। तो इस वर्ष भी चुनाव नहीं हुए हैं देश में। सरकार कांग्रेस की है। प्रधानमंत्री जो है ना वो जवाहरलाल नेहरू जी हैं और जो राष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो वर्ष 1956 में घटनाएं 1955 की अपेक्षा थोड़ी सी ज़्यादा होने वाली हैं, चूंकि 56 जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है। तो इसको जरा ध्यान से फॉलो करिएगा। जो पहली घटना है हमारी वो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। 1956 वॉज द ईयर जब इसकी स्थापना की गई थी। कार्य क्या है इसका? विकासशील देशों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, जीवन स्तर में सुधार लाना, रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना। जो भी डेवलपिंग कंट्री है, जहाँ पर अभी विकास हो रहा है, विकासशील देश है, वहाँ पर ये सारे कार्य हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं। अगर हम बात करें तो ये कार्य किसके अधीन करते हैं, तो एक संस्था है विश्व बैंक। ठीक है, जिसका मुख्यालय भी वॉशिंगटन डीसी में है। तो उसके सहयोगी होने के तौर पर काम करते हैं। अगर हम इस संस्था की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, तो इस संस्था का भी हेडक्वार्टर जो है ना वो वॉशिंगटन डीसी में है। कुल मेंबर कंट्रीज कितने हैं, तो 185 मेंबर कंट्रीज हैं इस संस्था के। याद रखिएगा कि जब भी कोई फाइनेंस यानी वित्त से रिलेटेड कोई भी संस्था हो तो उसको बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो आने वाला समय है ना वो केवल इकोनॉमीज के ऊपर बेस्ड होगा, कंट्रियों की स्ट्रेंथ क्या है। तो ज़्यादा इस समय पर क्वेश्चन इकोनॉमी से पूछे जाते हैं, ऐसे संस्थानों को डिस्कस किया जाता है, तो इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना। सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी रिसेंटली ये बीपीएससी और यूपीएससी दोनों एग्जाम्स में दिखा था। ठीक है, खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना 1956 में हुई। इसका मुख्यालय जो है ना वो मुंबई महाराष्ट्र में है। आप जानते हैं कि खादी का बहुत बड़ा रोल हमारी आज़ादी के आंदोलन में भी रहा था। ठीक है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई थी या इसका मुख्यालय कहाँ है। तो दोनों बातें मैंने आपको बता दी हैं। और इसका जो उद्देश्य है वो है खादी यानी जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है ना इसको ग्रो कराना, और ज़्यादा तरीके से जो कपास उद्योग है ये ग्रो कर जाए, जो छोटे वीवर्स हैं तो वो ग्रो करें अच्छी तरीके से। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप इस बात से सहमत हैं, आपकी क्या राय है इस बारे में कि क्या सभी सरकारी स्कूलों में और सभी ऑफिसेज में, सरकारी ऑफिसेज की बात कर रहा हूँ मैं, खादी से बनी यूनिफॉर्म अनिवार्य कर देनी चाहिए? क्योंकि जब आप खादी को प्रमोट ही करना चाहते हैं तो क्यों ना हमारे जो बच्चे हैं ना सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले या फिर जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो खादी का ही प्रयोग करें। आप अपनी राय इसमें कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं जानना चाहूँगा कि हाँ, क्या आप सोचते हैं इस बारे में कि क्या ऐसा संभव है या हो सकता है, या क्या सोचते क्या है इस बारे में मुझे बताइएगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अगला सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई, तो वर्ष था 1956 जब इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम की अगर हम बात करें तो ये ह्यूज मार्केट इसके पास में है। अगर हम रिसेंटली अब वर्तमान समय की बात करें तो भारत में 90% से ज़्यादा जो जीवन बीमा जो कस्टमर्स हैं वो यही कंपनी होल्ड करती है। ठीक है, इसका मुख्यालय की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। कार्य क्या करते हैं, तो पॉलिसी के बदले बचत को बढ़ावा देना इनका कार्य है। एक तो ये हो गया कि हम इनसे पॉलिसी लेते हैं और ये उसमें सेविंग्स करके पैसे में देते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है, एक और इनका कार्य रहता है कि राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए सरकार को और भारत सरकार के अलावा जो बड़े उद्योग हैं इनको ऋण उपलब्ध कराना भी इनका मूल कार्य है। अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि एफडीआई की लिमिट जो है ना वो कितनी कर दी गई है। तो पहले एफडीआई की लिमिट जो एलआईसी में थी वो 49% की थी। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना वो 49% तक आ सकता था। अब ये लिमिट बढ़ा करके 74 कर दी गई है। और आप जानते हैं कि जब एफडीआई यानी किसी भी कंपनी की बात करें तो जब 51% तक का शेयर जिसके पास होता है कंपनी को वही व्यक्ति ओन करता है। पहले इसका अधिकांश जो शेयर था वो भारत सरकार के हाथों में था। अब भारत सरकार इसका जो 74% शेयर है वो लोगों को बेच देगी। तो ऐसे में इस बात की हाई पॉसिबिलिटी है कि इसकी जो ओनरशिप है वो किसी अन्य के हाथों में चली जाए। अगला है ओएनजीसी की स्थापना। ओएनजीसी की बात करें अगर तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इसको बोलते हैं हम लोग। हिंदी में बात करें तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड बोलते हैं इसे। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। कार्य क्या करती है संस्था, ह्यूज कंपनी है बहुत बड़ी भारत की। कार्य की बात करें तो कच्चा तेल और गैस का अन्वेषण करना यानी खोजना कहाँ पर है ये, उसके अलावा उत्पादन करना, रिफाइंड करना, ये सब करने वाली एक वैश्विक संस्था है। यानी भारत ही नहीं दुनिया के बहुत सारे देशों में ओएनजीसी कार्य करती है। नॉर्दर्न कंपनी का दर्जा भी इसको प्राप्त है। मुख्यालय की बात करें कहाँ से ऑपरेट करते हैं तो न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। अभी यही वाला जो क्वेश्चन था ये एफसीआई में भी दिखा, उसके अलावा जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस का एग्जाम हुआ उसमें भी क्वेश्चन दिखा था। चूंकि इकोनॉमी से जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा इस टाइम पर आ रहे हैं तो इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ओके, अगला ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। इस टाइम पर तो ईडी बहुत चर्चा में आप लोग देख ही रहे होंगे।
तो इस बात की हाई पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाए एग्जाम में। अभी सीजीएल में भी दिखा था, उसके अलावा यूके पीसीएस यानी उत्तराखंड पीसीएस में दिखा था। याद रखिएगा, जब कोई भी घटनाक्रम या कोई भी संस्था बहुत चर्चा में आती है तो एग्जाम में उससे स्टैटिक क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। याद रखिएगा, ईडी की बात करें तो उसको हिंदी में कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। 1956 में इसका गठन किया गया था। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अब बात करते हैं इसके कार्य की, ठीक है, या बात करते हैं कि किसके अधीन कार्य करती है। तो ये जो संस्था है ना, ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ठीक है, ये वित्त मंत्रालय के अधीन एक विशेष जांच एजेंसी है। विशेष जांच एजेंसी है, कार्य करती है वित्त मंत्रालय के अधीन। क्या कार्य है इनका? इनका जो मूल कार्य है वो आर्थिक कानूनों को लागू कराना, उसके अलावा आर्थिक अपराध पर नियंत्रण करना, ये इनका मूल कार्य है। यानी जो फाइनेंस से रिलेटेड कानून देश में बनाए गए हैं उनका क्या ठीक से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जांच करना, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति करप्शन करता है यानी आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई करना इनका मूल कार्य है। इनके बारे में कुछ और भी डेटा है। यदि हम प्रवर्तन निदेशालय की बात करें तो खासतौर से दो कानूनों पर ज्यादा फोकस रहता है। 1999 में एक कानून आया था, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, जिसको हम लोग फेमा के नाम जानते हैं, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। ये 2000 से इम्प्लीमेंट हो चुका है और 1999 में इसको पास किया गया था। ये जो कानून है ना, इस कानून का क्या पालन कंपनियां ठीक से कर रही हैं? क्या सरकारें ठीक से इसका पालन कर रही हैं? प्राइवेट फर्म जो है ना उसका ठीक से पालन कर रही हैं? इस चीज को इंश्योर करना ईडी का कार्य है। उसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण हमारा कानून है भारत सरकार का कि वर्ष 2002 में एक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पास किया गया था, ठीक है। यानी जो काला धन है ना, उसको बहुत सारे लोग बिना टैक्स दिए हुए या काले धन को सफेद करने का जो प्रोसेस है ना, उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। तो इस अधिनियम का क्या पालन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मूलतः जो है ना कार्य ईडी का है। इन दो कामों पर ईडी ज्यादा फोकस्ड रहती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और काम करती है ईडी, वो क्या कार्य है? आय से अधिक संपत्ति का पता लगाना, संपत्ति को जब्त करना, है ना, अपराधियों पर मुकदमा चलाना, उसके अलावा उन्हें जेल भेजना, ये सारे कार्य भी ईडी के अधीन ही आते हैं। अगला है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम। हम लोग राज्य गठन अधिनियम के बारे में पढ़ चुके हैं पहले भी। यहाँ नीचे मैंने बिंदु एक डाल रखा है, एक पॉइंट दे रखा है कि राज्य गठन आयोग जो है ना, इसका गठन 1953 में किया गया था। आज़ादी के बाद में राज्यों का गठन किया जाना था, सीमांकन करना था, तो एक आयोग बनाया गया था। जो 1953 में आयोग बना था उसके अध्यक्ष भी फजल अली थे और जो पुनर्गठन आयोग बना है उसके अध्यक्ष भी फजल अली हैं, ठीक है। पुनर्गठन आयोग क्यों बनाना पड़ा? भाषाई आधार पर राज्यों की मांग उठी थी बहुत ज़्यादा कि जो राज्य है ना उनका सीमांकन यानी डिमार्केशन जो है ना वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। इसमें कई सारे लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए थे मद्रास में, जिसमें एक लोगों का देहांत भी हो गया था, श्री रामल्लू उनका नाम है ना, जिनका देहांत हो गया 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद में। तो सरकार दबाव में आ गई थी और फिर सरकार ने क्या किया था कि भाषाई आधार पर राज्यों को बनाने की मांग को स्वीकार लिया था, ठीक है। तो भाषाई आधार पर जो पहला राज्य है वो कौन सा बना था? वो आंध्र प्रदेश बना था। मैं इस बात को आपको पहले ही बता चुका और फिर मैंने बताया हुआ आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा ये एसएससी सीजीएल में और सीपीओ दोनों में आ चुका है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम ये कब पास हुआ था, तो सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है हिंदू सक्सेशन एक्ट, इसको बोलते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ठीक है। वर्ष 1956 में ये बिल पास हुआ भारतीय संसद में। अगर हम बात करें कि ये बिल क्या है, किस बारे में है, कि इसके ये क्या प्रावधान इस बिल में रखे गए हैं, तो इसको समझ लेते हैं जरा कि अगर कोई व्यक्ति जो है ना उसकी मृत्यु हो जाती है और वो बिना वसीयत के मर जाता है, यानी वो वसीयत अपनी बनाता नहीं है और ऐसे ही उसका देहांत हो जाता है, तो उसके मरने के बाद उस व्यक्ति की जो बिलोंगिंग्स है ना, उस व्यक्ति को जो संपत्तियां हैं वो उनके उत्तराधिकारियों में किस प्रकार से बांटी जाएंगी, इसको लेकर के बहुत सारा मतांतर था, बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार थे, ठीक है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत प्राचीन काल में अगर हम जाएंगे तो क्या पाते हैं कि जो घर में सबसे बड़ा बेटा था वही राजा होता था, वही जो है ना सारे के सारी संपत्ति का वही मालिक होता था। तो कालांतर में जा करके जो बड़ा भाई था उसने छोटे भाइयों को संपत्ति देने से मना कर दिया। ऐसे ही मामले देखने को मिले। धीरे धीरे इन्हें बहुत सारा विकार आया तो फिर हमें एक कानून लाना पड़ा। वो कानून था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ठीक है। यानी उत्तराधिकारियों में संपत्ति बंटवारे को लेकर एक कानून बनाया गया था। वर्ष 2005 में हालांकि इसको संशोधित भी किया गया और संशोधित करने के बाद में महिलाओं को भी अधिकार इसमें दे दिया गया था। यदि कोई बेटी है जिसकी शादी नहीं हुई है या उसके ससुराल वालों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया है, उसको अपने साथ नहीं रखते हैं, बेसहारा है वो, तो ऐसे में वो अपने मायके पक्ष में संपत्ति को क्लेम कर सकती है। तो ये 2005 में संशोधित करके इसमें जोड़ दिया गया था। अगर हम बात करें ये कानून लागू किस पर है, ठीक है, तो ये कानून जो है ना हिंदुओं पर लागू है, हिंदू के सभी पंथों पर लागू है, उसके अलावा जैन लोगों पर लागू है, बौद्धों पर लागू है और सिखों पर लागू है। किस पर लागू नहीं है ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कानून मुस्लिमों पर लागू नहीं है, पारसियों पर लागू नहीं है, उसके अलावा यहूदियों पर भी ये कानून लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1956 में ही बी आर अम्बेडकर जी का निधन हो गया, भीमराव अम्बेडकर जी का निधन हो गया। ये एक बड़ी घटना थी उस समय पर।
अब इनसे कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, जैसे एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन पूछा गया था इससे जुड़ा हुआ। वो क्वेश्चन क्या था बताता हूँ आपको। क्वेश्चन ये था कि भीमराव अंबेडकर ने किस मुद्दे पर जो मंत्रिपरिषद थी, मंत्रिमंडल था, उससे इस्तीफा दिया था। ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, उस समय पर आपने देखा होगा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया, उसके अलावा हिंदू विवाह अधिनियम आया, तो एक बिल पास हुआ था जिसको मूल रूप से बोलते थे हिंदू कोड बिल। उसको मूल रूप से बोलते थे हिंदू कोड बिल। 1956 में ये बिल आया था। इसी मुद्दे पर आहत होकर के, इसी मुद्दे पर नाराज होकर के उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये क्वेश्चन अभी एसएससी में पूछा गया था, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर जी का निधन की अगर हम बात करें तो वो वर्ष 1956 में ही हुआ है। जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है ना वो 14 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। 1891 में महू एक जगह पड़ती एमपी में, इंदौर में, ठीक है। तो वहां पर इनका जन्म हुआ था। पत्नी की बात करें, चूंकि इस पर भी कंट्रोवर्सी रहती है बहुत सारी, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इनकी 2 पत्नियां थीं। 2 पत्नियों से मेरा मतलब क्या है कि पहले इनकी शादी रमाबाई जी से हुई थी। जब उनका निधन हो गया उसके काफ़ी समय बाद, निधन होने के मुझे लगता है 7 या 8 साल बाद या उससे भी थोड़े बहुत ज़्यादा समय बाद, इन्होंने एक फिर शादी की थी। उनका जिनके साथ शादी की थी उनका नाम था सविता अम्बेडकर, ठीक है। ये क्वेश्चन अगला वाला एग्जाम में बहुत बार आया है कि अगर हम देखें कि भीमराव अम्बेडकर जी का स्मारक कहाँ बना हुआ है, तो स्मारक का नाम है चैत्रा भूमि, और ये स्मारक जो है ना ये न्यू दिल्ली में बना हुआ है। याद रखिएगा इसको। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, जैसे अगर हम देखें कि इनका सरनेम, एक्चुअल सरनेम क्या था, तो भीमराव अंबेडकर जी का जो एक्चुअल सरनेम था वो था सकपाल, ठीक है। ये इनका एक्चुअल सरनेम है। पर इनके एक टीचर थे, इनके एक गुरु थे जिनका नाम था कृष्ण केशव अम्बेडकर। भीमराव अंबेडकर जी की शिक्षा से, उनके समझने के तरीके से, इन सब चीज़ों से, उनके बिहेवियर से प्रभावित होकर के जो इनके शिक्षक थे ना, उन्होंने इन्हें अपना सरनेम दे दिया था। तभी से ये जो भीमराव अंबेडकर जी है ना, अपने नाम के साथ में सकपाल ना लगा करके अंबेडकर शब्द यूज किया करते थे। काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, शायद आपको ना पता हो। अगला बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में इतनी बार आया है और जब भी आया है तो बहुत अच्छे लेवल पर क्वेश्चन ये पूछा गया है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है। इसको हम लोग इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 बोलते हैं। हिंदी में बात करें तो अंतरराज्यीय या अंतरराज्य नदी जल विवाद अधिनियम 1956 का, ठीक है। क्या है अधिनियम, क्यों बना था, क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको देख लेते हैं। रिसेंटली यही क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, ठीक है। उद्देश्य क्या था कानून को लाने का? उद्देश्य था, कई बार हम देखते हैं कि भारत में 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में नदी जल को लेकर विवाद हो जाता है। कैसा विवाद? हर एक राज्य जो है ना वो अपनी आबादी को लेकर के थोड़ा कंसर्न है। मतलब आबादी जब बढ़ती है, आबादी है किसी राज्य के पास ठीक ठाक, तो उसकी ज़रूरतें भी थोड़ी ज़्यादा होती हैं। तो पानी की इच्छा या पानी का बंटवारे को लेकर के इशू हो जाते हैं 2 राज्यों के बीच में या 2 से अधिक राज्यों के बीच में। तो इन मुद्दों को कैसे सुलझाया जाए, इसको लेकर एक कानून लाया गया था जिसे बोलते हैं अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम, यानी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। यहाँ पर ये वोकैब थोड़ी गलत लिख गई है, इसको ध्यान नहीं देना। ये इंटर स्टेट है, ये इंटरेस्टेड नहीं है, ये होगा इंटर स्टेट, ठीक है। चलिए ओके, आगे बात करते हैं। तो उद्देश्य क्या था? 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य नदी जल, बांध आदि को लेकर जो विवाद है उनको सुलझाने के लिए कानून लाया गया था, ठीक है। केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की इस कानून में क्या भूमिका होती है, तो भूमिका की बात करेंगे कि यदि हम केंद्र सरकार की भूमिका की बात करें तो केंद्र सरकार इस विवाद को सुलझाने के लिए एक ट्राइब्यूनल का गठन कर सकती है। इस ट्राइब्यूनल में कई सारे बेंचे हो सकते हैं, मतलब 1 से अधिक जज की पैनल भी बनाई जा सकती है, ये ध्यान रखना आप। एक बहुत ही फेमस केस आपने सुना होगा, कावेरी नदी जल विवाद, ठीक है, गोदावरी नदी जल विवाद, उसके अलावा कृष्णा नदी जल विवाद। साउथ इंडिया में ये बहुत सारे नदी जल विवाद जो है ना वो कई राज्यों में बने हुए हैं, केरल और कर्नाटक के मध्य में, तमिलनाडु के मध्य में ये विवाद जो है ना आपको देखने को मिलेंगे। एक डेटा और देख लेते हैं कि करेंटली 3 ट्राइब्यूनल्स आर एक्टिवली वर्किंग, यानी अभी वर्तमान समय में अगर बात करें तो जो 3 न्यायाधिकरण है ना वो फंक्शन कर रहे हैं, इस टाइम पर देश में ऑपरेट कर रहे हैं। अगला, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी दिखा था सीपीओ में, दिखा यूपीएसआई में, दिखा था, उसके अलावा स्टेट पीसीएस में कई बार दिखा है। तो इसको जरा समझ लेते हैं। इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसी कानून को सीता एक्ट 1956 भी कहा जाता है, SITA। क्या है ये? यानी सेपरेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग विमेन एंड चाइल्ड एक्ट। अगर आप कभी महिला आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे ना तो सबसे पहले ये बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा मिलेगा आपको कि ये जो कानून है ना इसका सख्ती से पालन किया जाएगा, ऐसी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें कि ये कानून क्या है, तो भारत में शुरू से ही एक प्रॉब्लम रही है, बहुत लंबे समय से ही प्रॉब्लम रही है कि महिलाओं का, बच्चों का, छोटे बच्चों का, इनका खरीद फरोख्त होता रहा है ना। कई बार देह व्यापार को लेकर होता रहा या कई बार अंग तस्करी को लेकर के होता रहा। तो इसको रोकने के लिए कानून लाया गया था।
अगर हम बात करें इसमें संरक्षण किसको दिया गया, इसमें स्त्रियां और बच्चे संरक्षित हैं, ठीक है। ये कानून स्त्रियों को और बच्चों को संरक्षण देता है, उन्हें इस अपराध से बचाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि वेश्यावृत्ति तो हमारे देश में बहुत सारी जगह पर होती है, लीगली हो रही है, तो ये कैसे हो रही है। अगर हम बात करें कोई व्यक्ति किसी महिला को जबरदस्ती वेश्यावृत्ति के लिए प्रेरित करता है, ठीक है, ऐसे में वो अपराधी माना जाएगा, या बिना सहमति के प्रेरित करता है तो भी अपराधी माना जाएगा। हाँ, अगर किसी महिला की एज जो है ना वो 18 है तो एज ऑफ कंसेंट उसको मान सकते हैं, अगर वो अपनी मर्जी से ऐसा कार्य करना चाहती है तो वो कर भी सकती है, ठीक है। इसी कानून को 1956 में संशोधित भी किया गया था, तो याद रखना। अगला, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा, कई बार आपने सुना होगा इसके बारे में। तो जो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है ना अप्सरा, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, 1956, ठीक है। कहाँ स्थापना की गई थी, तो BRC यानी भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान जो पुणे महाराष्ट्र में है ना, वहां पर इसको लगाया गया था, ठीक है। जो हमारा पहला परमाणु रिएक्टर है ना उसको कहाँ लगाया गया था, उसको लगाया गया था महाराष्ट्र पुणे में। ओके, कार्य क्या करता है आपको पता है, परमाणु रिएक्टर क्या कार्य करते हैं, है ना, परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करना इनका मूल कार्य है। अगर हम बात करें कि अभी तक भारत में कुल मिलाकर कितने परमाणु रिएक्टर कार्यरत हैं, इस बात को जरा ध्यान देना, मैंने यहाँ पर परमाणु रिएक्टर शब्द डाला है, तो कुल मिलाकर के 22 परमाणु रिएक्टर ऐसे हैं जो फंक्शनल हैं, जो कार्य कर रहे हैं, ठीक है। UPSSC में, उसके अलावा RRB में क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में अभी, ठीक है। इसके बारे में कुछ और डेटा देख लेते हैं। परमाणु रिएक्टर और परमाणु ऊर्जा संयंत्र में क्या फर्क होता है, इसको देख लेते हैं जरा। यहाँ पर दो क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से दिखते हैं एग्जाम में, कई बार बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो उन्हें देख लीजिए जरा। पहला क्या है कि अगर हम यहाँ पर देखें कि अभी तक परमाणु रिएक्टर कितने कार्य कर रहे हैं, तो मैंने वहां पर 22 बता रखा है आपको, ठीक है। अगर हम बात करें कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र कितने कार्य कर रहे हैं वर्तमान समय में, तो कुल मिलाकर केवल 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र कार्य कर रहे हैं, जिनमें सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र, सबसे जो पुराना है वो कौन सा, एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो याद रखना, जो तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट है ना, ये देश का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। कुल मिलाकर के ऊर्जा स्टेशन की बात करें तो 7 हैं, याद रखिएगा। इंग्लिश वाले बच्चों को ये ऊर्जा स्टेशन के तौर पे लिखा जाता है एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा। वर्ष 1942 में परमाणु रिएक्टर का आविष्कार जो है ना, ये एनरिको फर्मी द्वारा किया गया था, ठीक है। एनरिको फर्मी, बात है USA की, ठीक है। USA में इसका आविष्कार किया गया था, जिसका नाम था शिकागो पाइल 1। ये एग्जाम में आ चुका है कि जो पहला परमाणु रिएक्टर था उसका नाम क्या था, शिकागो पाइल 1। और ये तो सभी लोग जानते हैं कि 1942 में परमाणु रिएक्टर जो है ना इसका आविष्कार किया था एनरिको फर्मी ने। ये 50 बार बल्कि सैकड़ों बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। BRC में स्थापित किया गया था, ठीक है, अप्सरा को। BRC क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसको बोलते हैं। 1954 में इसकी स्थापना करी गई थी, मैं लास्ट सीरीज में इसको बता चुका हूँ। BRC को कहां पर, ट्राम्बे महाराष्ट्र में, ठीक है, तो याद रखिएगा। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ग्रांट्स का मतलब क्या होता है, ऐसा मदद, ऐसा पैसा जो आप किसी को दे देते हैं और वापस नहीं लेते, यानी मदद के तौर पर दिया गया धन। तो इस बात से ही सबको समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन क्या है, किससे रिलेटेड है। फिर भी इसको एक बार देख लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसको हम लोग कहते हैं। ये कानून जो है ना 1956 में आया था। याद रखना, UGC का जो गठन है ना ये 1953 में हो चुका है, ठीक है। पर इसको लीगलाइज करने के लिए, यानी वैधानिक बनाने के लिए, कानूनी बनाने के लिए एक एक्ट पास किया गया था 1956 में। अगर हम बात करें कुछ और क्वेश्चन जो इससे जुड़े हुए एग्जाम में आते हैं, वो क्या कि किस आयोग की सिफारिश पर ये आयोग का जो है ना निर्माण किया गया था, ये एक बिल लाया गया था, तो वो है राधा कृष्णन आयोग, ठीक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। कार्य क्या है UGC का, तो विश्वविद्यालय महाविद्यालय को ग्रांट्स उपलब्ध कराना, उन्हें मान्यता देना, या जो करिकुलम है ना वो सेट करना, ये इनके मूल कार्य हैं। स्टेट पीस में क्वेश्चन अक्सर कर दिखाई देता है। लक्षद्वीप, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप गए थे तो बहुत सारा कंट्रोवर्सी हो गया है, आपको पता होगा इस बारे में, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ में ही लक्षद्वीप को UT बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, याद रख सकते हैं आप कि लक्षद्वीप UT कब बना था, तो 1956 में इसे संघ शासित राज्य भारत का बना लिया गया था। अगर इसके बारे में कुछ और डेटा देखें तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ना इसकी मलयालम है, उसके अलावा इंग्लिश है, दो यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ठीक है। भारत का स्मॉलेस्ट UT है, यानी सबसे छोटा जो संघ शासित क्षेत्र है वो लक्षद्वीप है। कुल द्वीपों की संख्या यहाँ पर 36 है, 36 है। नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल है, पता ही होगा। एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। इससे पूर्व इसका नाम था लक्काद्वीप। इसका पूरा नाम क्या था, लक्काद्वीप, याद रख सकते हैं इसके आप। क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना 1956, क्या होता है ये, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। ये जो परिषद है ना, केंद्र या राज्य के मध्य में या राज्यों के आपस में
कोई सीमा विवाद हो जाता है, या परिवहन से जुड़ा हुआ कोई मामला हो जाता है, या आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई मामला होता है, असहमति बनती है, ठीक है, तो उसके संबंध में अपनी जो रिपोर्ट है ना, कि उस जो मुद्दा हुआ है, सीमा विवाद को लेकर कोई मुद्दा हुआ है, या आर्थिक मामलों से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हुआ है, ठीक है, या परिवहन से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो जाता है, असहमति हो जाती है दो राज्यों के बीच में, कैसे निपटाया जा सकता है, कैसे टैकल कर सकते हो उस स्थिति को, इसकी सिफारिश जो है ना, ये केंद्र सरकार को भेजना इन परिषदों का काम है। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया, सीजीएल में दिख चुका है, बार बार दिखा है। बात करें कि क्षेत्रीय परिषदें कितनी हैं, तो इनकी संख्या कुल मिलाकर भारत में 5 है। 5 क्षेत्रीय परिषदें इस टाइम काम कर रही हैं भारत में। इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो होम मिनिस्टर जो है ना, इनका अध्यक्ष होता है। भारत के जो होम मिनिस्टर होंगे ना केंद्र में, जैसे अमित शाह इस टाइम पर है, तो यही इसके अध्यक्ष होंगे, ठीक है। एक महत्वपूर्ण बिंदु याद रखिएगा, इसमें उत्तर पूर्व राज्यों को शामिल नहीं किया गया है। नॉर्थ ईस्ट के राज्य जो है ना, इसको लेकर के एक अधिनियम बाद में लाया गया था। जब हम उस पर्टिकुलर ईयर में पहुंचेंगे तो आपको उसके बारे में बताएंगे। 1956 में जो क्षेत्रीय परिषद कानून आया है ना, जब क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है, तब इसमें उत्तर पूर्व राज्यों को शामिल नहीं किया गया था। ये आप याद रखिएगा। इसको लेकर के जो ये क्वेश्चन आता है ना, कि उत्तर पूर्व राज्यों के लिए क्षेत्रीय परिषद का गठन कब किया गया था, तो ये क्वेश्चन अपने आप में एक अलग क्वेश्चन बन जाता है। कई बार एग्जाम में दिखा, उसके हम आगे डिस्कशन करेंगे। अगला, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये अभी रिसेंटली पूछा गया था सीजीएल में, ध्यान देना इस पर। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो एक्ट है ना, ये कब बना था? ये एक्ट आया था 1956 में। क्वेश्चन यही एग्जाम में पूछा गया था कि किस वर्ष ये कानून लाया गया था। एक्चुअल में मैं आपको थोड़ा और डिटेल बताता हूँ कि एम्स की बात करें तो एम्स की आधारशिला तो 1952 में ही रख दी गई थी दिल्ली में, ठीक है। एम्स की आधारशिला जो है ना, वो 1952 में दिल्ली में रख दी गई थी, पर इनको कानून ला करके वैज्ञानिक बनाने का कार्य जो है ना, ये 1956 में हुआ था। तो एक्ट एग्जाम में बहुत बार एग्जाम आता रहता है, तो इस एक्ट को याद रखना कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक्ट जो है ना, ये 1956 में पास हुआ था। अगर हम वर्तमान में बात करें कितने एम्स जो है ना वो फंक्शनल है, तो उनकी कुल मिलाकर संख्या 24 है। ये 24 के 24 अभी कार्यरत नहीं है। सम ऑफ देम आर ओनली अनाउंस्ड, कुछ इनमें से ऐसे हैं जो केवल अनाउंस किए गए हैं मात्र। तो ये था आज का लेक्चर। हम लोगों ने अभी तक वर्ष 1956 तक का सारा डेटा पढ़ लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपका कार्य काफ़ी सारा कम हुआ होगा, और आप जो भी राय रखते हो अपनी इस लेक्चर के बारे में, जो भी डेटा के बारे में राय रखते हो, तो वो अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर जाहिर करिएगा। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, कमेंट सेक्शन में यदि आप मुझे जानकारी दे देंगे ना इस बारे में कि क्या क्वेश्चनों का लेवल ठीक है, क्या मैं इधर उधर तो नहीं हो रहा हूँ, जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे वो इसको ठीक से समझ पा रहे होंगे कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, बार बार दिखाई पड़ते हैं, तो क्वेश्चंस के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं पढ़ाऊँ तो मैं केवल पढ़ाऊँ, आपका बहुत कम समय जाए और बहुत सारा डेटा आपके हाथों में आए। क्योंकि मैं देखता हूँ यूट्यूब पर जो लोग पढ़ाते हैं ना, या जो ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, उनमें एक सबसे बड़ा इशू यही है कि बातें बहुत ज़्यादा समय तक करते हैं और बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं कि आप 2 घंटे 1.5 घंटे बैठे रहते हैं, क्वेश्चन मिलते हैं 10, तो इसका कोई लाभ नहीं होता है ना। उनमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको पहले से आइडिया होता है, या उनकी चेन आपको नहीं बताई जाती, ओरिजिन नहीं बताया जाता है, जो भी है। मैं अपने डेटा की बात करता हूँ। यदि आपको लगता है कि हमारा डेटा एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है, तो इसके बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। इसी वजह से मैंने इस बारे में बीच लेक्चर में कहीं मैं बात नहीं करता हूँ, बाद में सेपरेटली इसके बारे में बात की जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब पढ़ रहे हों बच्चे तो केवल स्टडी कर रहे हों, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, राय जरूर दीजिएगा। होप फॉर द बेस्ट।